आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन होने वाला है और इसकी शुरुआत हो रही है अब। और क्या कुछ इसका ख़ास महत्व है और क्या कुछ इसमें मकसद है, उद्देश्य क्या है इसका, इस पूरे कार्यक्रम का, ये और इसके स्वरूप पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी इतिहासकार हैं हमारे साथ, और साथ में डॉक्टर कुलदीप रत्नू हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निदेशक डायरेक्टर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी से। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसको लेकर के ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें परंपरा और जो भारतीय परंपरा है उसकी तो झलक होगी ही, और आधुनिक भारत की चमक भी होगी। ये जो अमृत महोत्सव है, इसको किस तरह से आयोजित किया जाए या किस तरह से इसमें किया जाए जो कि जो युवा पीढ़ी है उसको ख़ास तौर पर जो उनको पैगाम देने का मकसद है, उनको संदेश देने का मकसद है, वो पूरा हो पाए, ये इसका मुख्य थीम है। ऐसे में प्रोफेसर हीरामन तिवारी, क्या आपको लगता है कि पिछले 70 सालों में, पिछले जो हमारे 75 साल गुजरे हैं, 7 दशक गुजरे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी युवा पीढ़ी तक या तो आ नहीं पाई या आने नहीं दी गई? जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहाँ तक विषय है, इसको किस प्रकार से हम इसको सजाएं, संवारें और इसको किस तरह से हम प्रफुल्लित मन से इसको सेलिब्रेट करें, ये सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सबने मिलकर के इसकी एक योजना बनाई है। लेकिन जो आपका दूसरा पक्ष था प्रश्न का कि इस प्रकार के अमृत महोत्सव से संदेश क्या जाता है, विशेषकर युवा वर्ग को, या यहाँ तक कि जो युवा नहीं है, जो हमारी जैसे लोगों की आयु के लोग हैं, उनको भी मुझे लगता है कि 75 वर्ष ही नहीं, अगर 700, 750, 800 वर्षों का जो इतिहास है, जिसके बारे में ये जो स्वतंत्रता का संघर्ष है बहुत ही पुराना है। हाँ, ये अवश्य है कि 75 वर्ष क्योंकि एक बिंदु है जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और जैसा कि आपने बताया और आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि कल 12 मार्च है, सभी को पता है 12 मार्च क्या है, और वो दांडी यात्रा हुई थी। एक प्रकार का संकल्प था महात्मा गांधी का और उनके साथ जो जूझने वाले लोग थे कि हमें स्वतंत्रता एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्वभाव होता है व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति परतंत्र नहीं होना चाहता, इसलिए स्वतंत्रता स्वयं में एक महोत्सव है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि इसको अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। ये स्वयं में इसके पीछे एक परिकल्पना भी है। वो परिकल्पना ये है कि हमेशा अमर रहे, हम दोबारा कभी परतंत्र न हो। स्वतंत्रता से बढ़ करके कोई भावना हो ही नहीं सकती किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो। जी, डॉक्टर कुलदीप रत्नू भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के निदेशक हैं। आपसे ख़ास तौर पर ये जानना चाहूँगा, 75 हफ्तों तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में आप इस आयोजन को और इसके मकसद को किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से आप इसे लेते हैं, और आपके हिसाब से इस आयोजन के दौरान क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको शामिल किया जाना चाहिए? ये जैसा अभी प्रोफेसर तिवारी जी ने बताया कि अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पे मनाने का जो तय किया है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, और प्रधानमंत्री ने अपनी पहली बैठक में उस समिति की बैठक में जो संदेश दिया, उसमें उनका आग्रह यही है कि हम पूरे देश को इसमें ऐसी गतिविधियां करें कि पूरा देश इसमें शामिल हो। बिल्कुल। इसके दो प्रमुख आयाम हैं। पहला आयाम है कि हमारी एक लंबी स्वतंत्रता संग्राम की जो कड़ी रही और एक पूरी श्रृंखला रही है, एक गाथा रही है, हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी को उस पूरी गाथा से अवगत कराना भी जरूरी है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम कोई छोटे से किसी कुछ सालों के संघर्ष से या कुछ दशकों के कुछ राजनीति से तो ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। और हमारा जो संघर्ष चला, वो संघर्ष आप देखिए, पहले
अरब से आक्रमण हुए, उसके बाद यूरोप के लोग आए, व्यापारी बन के आए, फिर धीरे धीरे यहाँ कब्जा जमाया और उपनिवेशवाद में के जकड़ में हम आए और सदियों तक भारत के लोग, और भारत का आप देखिए ये बहुआयामी आक्रमण हुआ, भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों पर आक्रमण हुआ, भारत के धार्मिक प्रतिमानों पर आक्रमण हुआ, सामाजिक व्यवस्था पर हुआ, शैक्षिक व्यवस्था ध्वस्त की गई, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त की गई, तो राजनीतिक व्यवस्था में पूरा बदलाव आया। तो आप देखेंगे कि बहुआयामी आक्रमण रहा, लेकिन भारत की जनता ने, भारत के हर वर्ग ने, भारत के राजा ने, भारत के व्यापारी ने, भारत के श्रमिक ने, भारत के साधु संत ने, भारत के किसान ने, भारत के आदिवासी ने, वनवासी ने, महिलाओं ने, हर वर्ग ने संघर्ष किया। वो संघर्ष किस लिए था? संघर्ष था स्वराज की कामना के साथ, और उस स्वराज की कामना के साथ पीछे जुड़ी हुई थी स्वदेशी की भावना, स्वभाषा की भावना, स्वधर्म को बचाने की भावना। बिल्कुल। तो इन आयामों के लिए जो लंबा संघर्ष चला, तो पहला हमारा दायित्व बनता है कि उस पूरे संघर्ष की जो गाथा है उससे हम उसके बारे में शोध करें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और हम देश के सामने वो रखें, और देश के सभी लोगों को भी हम उसमें जोड़ें कि आप भी अपने अपने जिले में, अपने शहर में किस तरह कार्यक्रम, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संघर्ष चले, और उनकी जानकारी एकत्र करें और उस तरह के कार्यक्रम करें ताकि लोग जुड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाएं। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है वह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा जो ये 74-75 वर्ष की जो यात्रा है जी, यह यात्रा कैसी रही? इसमें बिल्कुल इस यात्रा पर भी मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। जरा बीच में प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी को भी ये जानना चाहूंगा। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, एक इतिहासकार होने के नाते बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो उचित सम्मान बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नायकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। हम जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज की बात कर लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, सरदार पटेल तक के बारे में, या तमाम और भी बहुत सारे ऐसे हमारे नायक हैं, इतिहास के नायक। बात सिर्फ ये 75 सालों की नहीं है, हमारे नायकों का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे देश का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। तो ऐसे में क्या ये मौका, एक यह भी स्वर्णिम अवसर है कि उन लोगों को जो अनसंग हीरोज रह गए, उनकी गाथा सुनाई जाए युवा पीढ़ी को और देशवासियों को? जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया। इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, अब मैं बताऊं, हमारे मित्र डॉक्टर रत्नू ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जी, और उसको आपने बड़े अच्छे शब्दों में दोहराया कि ये जो हमारे संघर्ष की गाथा है, ये 75 वर्ष की नहीं है, बहुत प्राचीन है। और रत्नू साहब ने आपको बोला कि इसमें समाज का हर वर्ग किस प्रकार से आत्मा से, मन से, तन से जी और धन से जुड़ा रहा है। आपने इतिहास की बात की। स्मृति जो होती है वो हमारे जीवन की प्राण होती है, और जिस दिन स्मृति का नाश हो जाएगा उस समय हमारा इतिहास नष्ट हो जाएगा, हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। रत्नू साहब ने स्व की बात की। सब केंद्र बिंदु में स्व ही तो है, स्वत्व ही तो है, अपना ही तो है। अगर मैं गीता के उस श्लोक को कोट करूं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः नरधर्मो भयावह जी, यही एक परिकल्पना आज की नहीं, गीता ने हमको बताई थी कि स्वधर्म में अगर हम रह करके किसी भी प्रकार से रहें, वो हमारे लिए ज्यादा अधिक श्रेयस्कर होगा, न कि परधर्म। अब उसके कई प्रकार के लोग अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्वत्व की भावना इन्होंने बताई, वो स्वत्व की भावना से ही प्रेरित होकर के हजारों हजार लोग, सहस्त्र कोटि लोग जगह जगह पर अपने स्वरूप में जो, और अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जो उन्होंने संघर्ष किया, उसकी कहानी, उसकी गाथा जैसा उन्होंने बताया, अगर आज सुनाई जाए और लोगों को पता लगे तो हमें और भी गौरव होगा, लोगों में और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमको स्मृति का ह्रास नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर कुलदीप रत्नू, वहीं पर आ रहा हूं जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी कि पिछले 75 सालों की जो यात्रा रही है, बहुत कुछ हमने हासिल किया, बहुत कुछ छूट गया है, और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभी लोगों से अगले 25 सालों के लिए, यानी जब हम इसका आज़ादी की जो सभी वर्षगांठ है उसको जब मनाएंगे, अगले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं। आप बताइए कि पिछले 75 सालों की यात्रा में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमारी मुख्य तौर पर छूट गई हैं, जिनको हमें अगले 25 सालों में प्राथमिकता के आधार पर लेने की ज़रूरत है?
चर्चा में रखा और जी। हाँ कि ये जो स्व का भाव है, हम्म। ये स्व का भाव कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी और उसका उसका जो पूरा हम कहेंगे कि ताना बाना था, जी। वह ताना बाना हमने वैसा का वैसा लेके और भारत, आजाद भारत को भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह सही है कि कई क्षेत्रों में भारत की जनता ने अपनी जिजीविषा से, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे किसानों ने, मजदूरों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, बच्चों ने, सबने मेहनत करके आज भारत को विश्व के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है। 1947 में न केवल विदेशियों को, न केवल ब्रिटेन के लोगों को जो छोड़कर जा रहे थे, बल्कि भारत में भी कई लोगों को यह आशंका थी कि हम कैसे संभालेंगे, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए, तमाम खतरों पे पार पाते हुए और लगातार विदेशी आक्रमण भी झेलते हुए भारत ने अपनी वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति की है। लेकिन आपने प्रश्न किया कि हमारे लिए अगले 25 वर्षों के लिए क्या विषय महत्वपूर्ण होने चाहिए। बिल्कुल। पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम स्व के अनुकूल बनाएं, भारत के हितों के अनुकूल बनाएं, भारत की भावना के अनुकूल, भारत की संस्कृति के अनुकूल और भारत की सोच के अनुकूल बनाएं। और ऐसी हम शिक्षा व्यवस्था खड़ी करें कि भारत विज्ञान में, तकनीकी में, आज हम बहुत कुछ विदेशों से हमें तकनीकी के मामले में कई बार हमें उनसे लेना पड़ता है। आप उसको कहिए कि वेदर वी परचेज टेक्नोलॉजी और वी इनवाइट देम कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, अपने अपना प्लांट लगाइए। तो हम ये चाहते हैं कि भारत की आज आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, ये दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, और इनमें जो कुछ थोड़ा बहुत छूट गया, हम कहना चाहेंगे कि आज जो विश्व के 1-2 अग्रणी देश हैं, उनके मुकाबले हमें अब तेजी से आगे बढ़ना है। और ये 25 साल हैं, जिन 25 सालों में हमारी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, और उसमें अभी नई शिक्षा नीति में आया भी है कि हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो सोच है और जहां हमारी भावनाएं हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएं, और न केवल अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के लिहाज से हम आगे बढ़े, बल्कि हम वैश्विक चिंतन का जो हमारा परिदृश्य है, हमारा जो आध्यात्मिक आधार रहा है, विश्व के कल्याण की भावना के साथ हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो चिंतन किया, मनन किया, ग्रंथ लिखे, दर्शन दिया, उसको भी हम विश्व के सामने रखें। अभी तक मुझे लगता है कि इस मामले में हमारी तरफ से कुछ हिचक रही है, आत्मविश्वास की कमी रही है। हमें यह अगले 25 साल का जो समय है, यह विश्व को मार्गदर्शन करने में, विश्व का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करने में ध्यान दें। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने जब इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जब घोषणा की थी, जब उन्होंने ऐलान किया था, तो उन्होंने ख़ास तौर पर एक बात कही थी कि जो हमारी सनातन की जो गौरवशाली परंपरा है, उसकी झलक और आधुनिक भारत की चमक, ये दोनों का इस पूरे अमृत महोत्सव में मिलन होगा और ये दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारी सनातन की जो परंपरा की जो गौरवशाली झलक है, उससे बहुत हद तक जानबूझ करके भी भागने की कोशिश की गई, उसको दबाने की कोशिश की गई। अगर पिछले 75 सालों की चीज़ों को हम देखें, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इतिहास को प्रस्तुत किया गया, कहीं पर वो छूट गए, कहीं जानबूझकर छोड़ा गया, कई तरह की बातें आती हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जो गौरवशाली परंपरा की झलक है, उससे हम जितना हमें जुड़ना चाहिए था आज़ादी के बाद, और जिस बात का जिक्र डॉक्टर कुलदीप रत्नू कर रहे हैं कि लोगों में वो उस तरह के संस्कार हों, भारतीयता के संस्कार, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की जो थी उसी को जारी रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जो छूट गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी डॉक्टर रत्नू ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने एक प्रकार की एक परंपरा को जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई पिछले 7-8 दशकों में, उसको इतना आत्मसात कर लिया कि अब हमारी जो इतनी समृद्ध विरासत है, अभी एक उल्लेख किया रत्नू साहब ने कि भारत इतना समृद्ध देश है, भाषाओं के मायने में,
साहित्य के मायने में, तो उन भाषाओं को कितना लोग जानते हैं। उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषाओं में अगर अध्ययन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और कुछ स्तर तक उनको अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, तो अपनी परंपरा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में अवश्य जानेंगे। एक विद्यार्थी होने के नाते इतिहास का और साहित्य का मैं ये कहूँगा कि जब तक हम अपने अतीत में झांकेंगे नहीं, अतीत को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी की ये बात बिल्कुल सच है, सही है कि अगले 25 वर्षों का जो हमारा लक्ष्य है, वो किस प्रकार से हम अपने अतीत के जो स्वर्णिम अवसर हैं, समय है, जो उनकी विविधताएं हैं, उनको कैसे प्रस्तुत करें। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम अपने अतीत को, अपने साहित्य को, अपनी सभ्यता को जानेंगे नहीं, तब तक उसमें भरोसा नहीं होगा हमारा। और जानने के लिए अवसर मिलना चाहिए, पुस्तकें उस प्रकार की लिखी जानी चाहिए, अध्यापन उस तरह का होना चाहिए, प्रचार प्रसार उस तरह का होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तभी हमें आस्था होती है अपने में, स्वयं में, और जब आस्था होती है तो स्वयं से एक प्रकार का लगाव बढ़ता है। जब लगाव बढ़ेगा तभी आत्मसम्मान भी आएगा, और हमारे अंदर एक प्रकार से गौरव भी की अनुभूति भी होगी। तो हमको अतीत में जरूर देखना है, और अतीत में जो अच्छा है, और दूसरी बात जो हमें आज आधुनिकता में जो हमारे पास समृद्ध चीजें हैं, उन दोनों का सम्मिश्रण कहाँ पर होगा, और इन दोनों को जोड़ करके देश कैसे आगे बढ़े, ये पठन पाठन और ये आवश्यकता बहुत ही समय की आवश्यकता है आज की। तो ये जो कार्यक्रम है अमृत उत्सव, जिसमें निश्चित रूप से इसे अमृत बनाने की आवश्यकता है। भारत तो अमृत देश है ही, लेकिन इसको अमृत बनाए रखने की जो दायित्व है, वो हमारा, आपका, बाकी सबका लोग है। डॉक्टर कुलदीप रत्नू जी, एक बात जो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, बहुत सारी गौरवशाली चीज़ें हैं जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं, मतलब हमारे देश में जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जो कि जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को दूर रखा गया, और ऐसी चीज़ें जितनी स्वीकार्यता और जितना अपनाया जाना चाहिए था भारत में, उसे जो अतीत की गौरवशाली चीज़ें हैं, गौरवशाली परंपरा हैं, उनको कहीं ना कहीं जड़ों से, जिसे कहते हैं काटने वाली बात, एक कोशिश कहीं ना कहीं ये भी रही कि जड़ों से काटा जाए, जिसको अब सुधारने का वक्त आ गया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विदेशी आक्रमण राजनीतिक स्तर पे रहे, उनका प्रतिकार हुआ। जो सांस्कृतिक धार्मिक स्तर पर जो आक्रमण हुए, उनका भी प्रतिकार हुआ जी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, तो उसका अर्थ ये होना चाहिए था कि अब हम स्वतंत्र हुए, अब हम अपने स्व के अनुसार हम चिंतन करेंगे, स्व के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जो हमारे हित में है उसके अनुसार हम हमारा विकास का कार्यक्रम भी बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद हमने सांस्कृतिक स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया, और हमने वही जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक शिक्षा पद्धति थोप दी थी, और जो प्रशासनिक प्रणाली और जो न्यायिक व्यवस्था, जो कुछ हमारे ऊपर थोप दिया गया, हमने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे स्व का जो भाव था, और हमारी, जिसको हम कहना चाहिए कि अंतर्निहित जो हमारी शक्ति थी, वह कमजोर होती गई। और पीढ़ी दो, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी आते आते उस शिक्षा व्यवस्था से और उस मीडिया से, उस बौद्धिक चिंतन से, एक प्रकार का विदेशी अवधारणाओं पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक, जिसको हम कहना चाहिए कि सारा चिंतन मनन जो चला, और एक डिस्कोर्स जो खड़ा किया गया देश में, उसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश अपनी संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ा है कि ऐसे प्रयास तो 1000 सालों से हो रहे हैं, संस्कृति से काटने के लिए, अध्यात्म से काटने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भारत मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, और समय समय पर भारत ने ऐसे जो भी प्रयास हुए, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर का हो, या राम जन्मभूमि के विषय का हो, या विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद की स्मृति के लिए जो बनाया गया वहां पर कन्याकुमारी का, तो ये सारे ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें देश ने पूरी
एकता के साथ, पूरे ताकत के साथ अपनी अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और यह जो इच्छा शक्ति है देश की कि हम हमारे अनुसार हमारे स्व की पहचान करते हुए और हमारी शक्तियों को पहचानते हुए और हमारी आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन हम आगे बढ़े, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महर्षि अरविंद ने उत्तरपाड़ा भाषण में कहा कि यह देश उठ रहा है, यह देश अपने लिए नहीं उठ रहा है, यह देश पूरी मानवता को दिशा देने के लिए उठ रहा है। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है कि आज पूरे विश्व में जो संकट है, जो आर्थिक व्यवस्था का जो संकट खड़ा हो गया है, जो मानसिक तनाव का एक संकट खड़ा हो गया है, पारिवारिक विघटन का जो संकट खड़ा हो गया है, बड़े विध्वंसकारी हथियार इकट्ठे हो गए हैं, तो एक दूसरे की लूट, एक दूसरे से घृणा, तनाव, इन सब के ऊपर प्रेम और शांति का संदेश भारत ही दे सकता है, अपने अपने योग से, अपने अध्यात्म से, अपने आयुर्वेद से और हमारा जो भी दर्शन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए लक्ष्य है, जिसपे हमारे विद्वान काम करें, जिसपे हमारे अधिकारी काम करें, जिसपे हमारे राजनेता काम करें, मीडिया के लोग काम करें, न्याय व्यवस्था उसके अनुसार खड़ी हो और हमारे कानून व्यवस्था में लगे हुए लोग उस अनुसार मानसिकता अपनी विकसित करें। सामाजिक व्यवस्था उस तरह से हो कि हम समाज का हर वर्ग है वो अपनी जिम्मेदारी भी, अपना दायित्व भी समझे। सिर्फ सरकारी व्यवस्था के लिए हम निर्भर नहीं रहे कि एक दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर भी बैठा हर छोटे काम के लिए दिल्ली की तरह मुंह ताके, ये व्यवस्था हमारे लिए कभी ठीक नहीं। बिल्कुल। चलते चलते प्रोफेसर हीरामन तिवारी से, क्योंकि समय अब कम है, प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी से चलते चलते एक सवाल का संक्षिप्त जवाब चाहूँगा प्रोफेसर तिवारी, कि अगले 25 सालों के लिए एक इतिहासकार के तौर पर, ये जो 25 साल प्रधानमंत्री ने कहे हैं कि अपने सुझाव दीजिए, एक इतिहासकार के तौर पर आप क्या कुछ चाहेंगे कि ठीक हो जाए भारत के इतिहास में? मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल शुरू से ही, हम प्रारंभ से यही चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है उसका लेखन इस प्रकार से हो कि हमारे जो अतीत का गौरव है वो सबको पता चले, क्योंकि हमारा जो अतीत और वर्तमान और भविष्य तीनों का जो सम्मिश्रण होता है उसी को स्मृति कहते हैं। और भगवत गीता को एक बार फिर मैं कोट करूंगा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ये जो स्मृति का जहां जैसे ही विनाश होता है वैसे हम सोचना बंद कर देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं तो हमारा विनाश बिल्कुल तय है। इसलिए मुझे लगता है अगले 25 वर्षों में ऐसे ग्रंथ लिखे जाएं जो हमारी अतीत की गाथा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, इतिहास के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, शौर्य के क्षेत्र में हो, उस गाथा को ठीक से प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक काम होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हीरामन तिवारी और डॉक्टर कुलदीप रत्नू जी जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।